गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी यूपी पीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, तो उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है 2023 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 125 मार्कर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा था, जो 8 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ट्रिकी नहीं थे। ठीक है, तो उसी में ये है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। गवर्नेंस सेक्शन का वैसे पोर्शन, मतलब गवर्नेंस पोर्शन का है ये वैसे क्वेश्चन, पर फिर भी इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, पॉलिटी में ही गवर्नेंस भी कवर कर लेंगे हम लोग। जो सोशल वेलफेयर वाला है और जो वेलफेयर स्कीम और ये सब है उसको अलग करेंगे, जहाँ पे एनजीओ एसएचजी वो सब हम लोग अलग कर लेंगे। बाकी इस सेक्शन में जो पॉलिटी में गवर्नेंस भी क्लब कर लेंगे, जैसे जिससे आपका जैसे आरटीआई एक्ट और इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, उस तरीके के जो क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सिर्फ कमेंट करना है इसमें। तो इन पब्लिक सर्विस बोथ, इसमें देखिए इंट्रोडक्शन दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आप ये भी बता सकते हैं पहले ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक टूल है टू क्या का गुड गवर्नेंस का, इंश्योर गुड गवर्नेंस। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्री कंडीशन है अकाउंटेबिलिटी की। तो उसी को लेकर देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू एंड बोथ स्टैंडर्ड। एक तो ये आप इंट्रो बना सकते हैं। दूसरा इंट्रोडक्शन आप ये बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी से क्या समझते हैं वो लिख दिया। ठीक है, जैसे लिखा ट्रांसपेरेंसी मीन्स पीपल हैव, ये सिटीजन हैव एक्सेस टू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पॉलिसी एक्सपेंडिचर, और अकाउंटेबिलिटी लिख दिया। और उसके बाद ये वाली लाइन लिख दी बस, बोथ आर टूल टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। इतना लाइन लिख के वो आप एक इंट्रो बना सकते हैं। तो दो में से कोई एक इंट्रो आप बना सकते हैं। जो दूसरा इंट्रो बताया वो ईजी है काफ़ी, और मतलब इसमें क्या है कि अगर आपको दोनों के नॉर्मल कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेमेंस में दोनों का मीनिंग लिख दिया आपने और एक लिंक के बारे में इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ये चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, तो इसको चाहे तो आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एरो से ये दोनों बोथ री इन्फोर्सेज ईच अदर, या तो इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और या तो सिंपल सबसे इजी जो डायग्राम है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इस तरीके का बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक डायग्राम यहाँ पे इजीली बना सकते हैं आप, छोटा सा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कमेंट करना है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी फैसिलिटेट, अगर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन का होता, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर में आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीप में इसको नहीं जाना था। सिंपल एक ऊपर ऊपर से बता देना है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी कैसे कॉम्प्लीमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी से ट्रांसपेरेंसी कैसे कॉम्प्लीमेंट होती है, सिंपल। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कमेंट करना है तो म्यूचुअल री इन्फोर्समेंट का जो पार्ट है उसको हम लोग को एक्सप्लिसिटली डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पे चाहिए। अगर सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट के बारे में आप अलग से नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब एक पैरा में आप सिंपल, मतलब एक लाइन में आप बता सकते थे कि दोनों, और कंक्लूजन का हिस्सा आप बना के उसमें क्लब कर देते। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ कमेंट करना है तो कमेंट में आपको किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके, दोनों इंटरलिंक है वो तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी। तो सिंपल लिखा हुआ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये सब। अब ये पार्ट जो है इसमें आपको बिल्कुल, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपको इजीली, मतलब आप रिकलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप पढ़ेंगे जो गवर्नेंस के टूल्स हैं, तो ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से इंश्योर होती है, जिस कारण से इसको प्री कंडीशन कहा जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इनेबल्स अकाउंटेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सिटीजन, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और साइड बॉडीज टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट एक्शन एंड होल्ड पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल फॉर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप
आरटीआई एक्ट को मेंशन कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी, इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देना है कि किस तरीके से फैसिलिटेट करती है। तो ट्रांसपेरेंसी में क्या है, मतलब आपका क्या है, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्या है, आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं और फिर अगर वहाँ कोई गलती होती है तो आप अकाउंटेबल उसको बनाते हैं, उसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपने ये क्यों किया, उसी चीज़ को अपने लैंग्वेज में आपको लिख देना है। और एग्जांपल के लिए आरटीआई एक्ट दिखा दें। अब अकाउंटेबिलिटी इन्हेंसिस ट्रांसपेरेंसी दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटेबल मैंने मैकेनिज़्म, अब अकाउंटेबिलिटी की मैकेनिज़्म क्या क्या है। ठीक है, इलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होता पहले हम लोग सोशल ऑडिट को लिखते हैं। ठीक है, वो एक बेटर है। दूसरा रोल ऑफ ओवरसाइट बॉडीज, और चूंकि यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हमने जुडिशल रिव्यू और ये सब इलेक्शन भी क्लब कर लिया है। अगर गवर्नेंस का एस्पेक्ट लिखा होता तो यहाँ पे सोशल ऑडिट को लिखते, ओवरसाइट मतलब बॉडीज़ को लिखते, या फिर रेगुलेटिंग बॉडीज़ भी आप लिख सकते हैं, ओवरसाइट से ज़्यादा बेटर टर्म होगा वो। और साथ में आपका इसमें आप लिख सकते क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज़ लिख दिया आपने। और इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं जुडिशियल, जहाँ पे आप रेगुलेटिंग में जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं। ठीक है, सॉरी, इससे ज़्यादा बेटर होगा लोकपाल जो है उसको लिख देते। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो गया। अब अगर आपका सिर्फ गवर्नेंस की बात होती है यहाँ पे, तो गवर्नेंस में आप क्या मेंशन कर देते हैं, सोशल ऑडिट मेंशन कर देते हैं, सिटीजन चार्टर मेंशन कर देते हैं और रेगुलेटिंग बॉडीज मेंशन कर देते, फिर आप इलेक्शन और जुडिशियल रिव्यू को यहाँ से हटा सकते थे। ठीक है, ये करने के बाद आपका ये पार्ट हो गया। ठीक है, और ये एक्सप्लेन हाउ दे विल बी अकाउंटेबल थिंकर, दे आर मोर लाइकली टू एक्ट ट्रांसपेरेंट एंड एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये पार्ट आपका, तो इससे पहले आपका अकाउंटेबिलिटी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इंश्योर होगी ये आ गया। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक पार्ट में बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें डेटर होंगी। ठीक है, अब ये 125, तो इस पार्ट को जो है आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब लेकिन ये म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट का जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, बोथ म्यूचुअली रीइंफोर्सेज ईच अदर इन ए कॉन्टिन्यूस साइकिल एंड ट्रांसपेरेंसी फोस्टर्स अकाउंटेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग। तो सिंपल एक कोरिलेशन है, जब भी आप पढ़ते हैं तो ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, तो ये एक्सप्लिसिटली अगर आप मेंशन कर देंगे पॉइंट में तो एग्जामिनर के लिए क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चूँकि कमेंट वाला क्वेश्चन है तो ये पार्ट आपको चाहिए ही चाहिए। ये हो गया। इसके बाद सिंपल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और इंटरडिपेंडेंट प्रिंसिपल दैट आर इसेंशियल फॉर द प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग फोस्टरिंग पब्लिक ट्रस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये कंक्लूजन आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसी के अराउंड आप कंक्लूजन लिखेंगे जहाँ पे लिखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू किस तरीके से आप जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, गवर्नेंस है, उसको किस तरीके से मजबूत करेंगे और अल्टीमेटली इंडिया को एक न्यू इंडिया बनाने में मदद करेंगे। सिंपल इस तरीके से। या फिर जो पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, उनका रोल किस तरीके से बढ़ाएंगे और डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया जहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर ली। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर एंड हाउ डू, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। प्राइम मिनिस्टर की पावर को लेकर क्वेश्चन अब आने लगा है, पहले तो नहीं आते थे, और अब इस तरह ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाउ डज इट इम्पैक्ट द अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया है रेलिवेंट, ठीक है, उससे बना सकते हैं, या तो वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका। और 74, 75 जो भी रेलिवेंट आर्टिकल हैं उसको लेकर बना सकते हैं कि इसके तहत प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब अपॉइंट होगा, वो बना सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है कि या तो कॉम्प्लेक्स एंड इन द रिसेंट ईयर्स, ठीक है, वी हैव सीन दैट द रोल एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर is becoming more prominent in democratic country like India। ठीक है,
अब यहाँ पे देयर आर मैनी फैक्टर देयर आर मैनी फैक्टर विच आर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेंड, राइज ऑफ मीडिया इंक्रीज, ये आप इंट्रो में उसी में साथ में एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज़ पूछा, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को कि इंक्रीजिंग रोल और पावर को एग्जामिन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब उस रोल और पावर को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है, निगेटिव भी लिखने पड़ेंगे, ठीक। अब ये तो आपका हो गया, लेकिन इसमें क्या, चूँकि क्रिटिकली एग्जामिन है तो आप इसमें जैसे कुछ चेंजेस अगर आपके पास हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये पोस्ट जो है या फिर सॉरी जो ये प्राइम मिनिस्टर का रोल है उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, अगर उसके कुछ पॉइंट है तो आप उसको कंक्लूजन में क्लब करेंगे, ठीक है। और हाउ डज इट इम्पैक्ट द अदर इंस्टीट्यूशन, ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में देखिए इंक्रीजिंग रोल ऑफ पावर और रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज़्यादा जो अच्छे एग्जाम्पल आते हैं दो, एक तो इंदिरा गांधी का आएगा और दूसरा आपका प्रेजेंट टर्म में मोदी जी का, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का, मोदी जी का, दो लोगों का एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बनता है, क्योंकि ये इस तरीके के फिगर थे जिन्होंने उस पोस्ट को एक तरीके से जो कहा जाता है हाईलाइट किया, ठीक है। जो जो ये कॉन्टेक्स्ट है उसको उसमें फिट बैठते हैं। बाकी तो और भी प्राइम मिनिस्टर हैं, अटल जी हैं और मनमोहन सिंह हैं, लेकिन ये जो रोल आता है इसमें सबसे ज़्यादा फिट जब आप एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो इन्हीं दो के टेन्योर के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जैसे अगर पावर और रोल अगर बढ़ता है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, ठीक है, वो अब आपको लिखना है। तो इसमें जो मेन है वो अकाउंटेबिलिटी जैसे बढ़ाने में मदद होती है, ठीक है। इसके अलावा लीडरशिप इफेक्टिव हो जाती है। अब ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इफेक्टिव लीडरशिप से क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप होता है तो क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका बेटर मैनेजमेंट होता है। बेटर मैनेजमेंट किसका है, रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। जो टूल्स अवेलेबल हैं उनका बेटर मैनेजमेंट होगा। जो गवर्नेंस है वो वहाँ पे आपकी पॉलिसी मेकिंग है वो ज़्यादा बेटर तरीके से होगी, तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा बेटर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, तो वो आपको पता ही है उसके बारे में, किस तरीके से आज के समय में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ग्लोबल एरिना में क्या ऑरा चल रहा है, ठीक है। क्या उनका एक कहेंगे कि जो उनकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है या असर्टिवनेस है रोल डिसीजन मेकिंग में, तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे वो एक ग्लोबल लीडर अब माने जाने लगे हैं, तो वो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की बात है। इसके अलावा कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 370 स्क्रैप किया, ठीक है, यूसीसी लेके है। इसके अलावा कई सारे जो बिल कई सारों से नहीं पास हो पा रहे थे, ठीक है, उनको लेकर किस तरीके से, जैसे जीएसटी हो गया था, डिमोनेटाइजेशन का जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, तो वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। यहाँ पे चार पाँच पॉइंट हैं। देखिए पॉइंट तो और भी आ जाएंगे, लेकिन हम ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें 3 से पार्ट बनेंगे, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनेगा, एक निगेटिव बनेगा, फिर आपको जो अगला सेक्शन है जिसमें इम्पैक्ट दिखाना वो बनेगा। अब इसमें 2-3 में 5 पॉइंट में अगर आप 2 में भी एग्जाम्पल डाल देते हैं तो सफिशिएंट है। निगेटिव एस्पेक्ट आपको पता ही है कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ अपोजिशन हो जाता है, किस तरीके से पार्लियामेंट में उनको वॉइस रेस करने के लिए मतलब कि टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जो पॉलिसी आपकी बनती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से वन साइडेड होती हैं, क्योंकि डिस्कशन और डेलिब्रेशन नहीं होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसमें हो जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का इम्पैक्ट आप जानते ही हैं क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है सेंट्रलाइजेशन होने से। सिर्फ एक जगह से जब कवर की जाती हैं चीज़ें तो ये कहा जाता है कि जो गवर्नेंस है, ठीक है, वो मॉडल आपका फ्लॉप हो रहा है, ठीक है। तो जो और स्टेक होल्डर्स हैं ना उनको जगह मिल रही है काम करने के लिए, ना वो अपने डिस्क्रिशन या फिर जो भी उनके पास डिस्क्रिशन है उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में कहीं पे उनको रोल नहीं मिल रहा, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डिसएडवांटेज होता है। तो एक ये पॉइंट आप दिखा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी पीएमओ वाला पॉइंट आप लिखेंगे ही, क्योंकि पीएमओ हमेशा जब से बना है ऑफिस, तो जब भी
प्राइम मिनिस्टर की बात होती है तो पीएमओ से हर चीज़ एक तरीके से गवर्न होती है, ठीक है, या फिर एक तरीके से कहेंगे कि पीएमओ के थ्रू डायरेक्टिव्स जाते हैं, ठीक है, लोअर लेवल में या डिसीजन मेकिंग में जो भी। तो पीएमओ का क्या रोल है, वो आपका जो रोल डिफाइंड था उससे ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है, इसीलिए ओवरली रिलायंट ऑन पीएमओ, एक ये पार्ट आप है। और इसके अलावा आप एक पॉइंट तो लिखेंगे ही कि फिर उससे क्या है, आपका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो एक तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका निगेटिव एस्पेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने इसमें बता ही दिए थे, मार्जिनलाइजेशन ऑफ अपोजिशन है तो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो बता सकते हैं किस तरीके से जो डिसीजंस होते हैं या पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो पॉलिसी में नो वॉइस, ठीक है। इसके अलावा पीएमओ का तो अपने आप में हमने मेंशन कर दिया है, वो एग्जांपल हो ही गया। और अच्छा, एक चीज़ इसमें और है बिग डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर में, तो यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस राज एक तरीके से, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप इसमें और क्लब कर सकते हैं। और ये आपका निगेटिव एस्पेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो इम्पैक्ट का पार्ट आया, तो इम्पैक्ट में पार्लियामेंट में क्या है पड़ेगा। देखिए मेन जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, तो इंस्टीट्यूशन की जब भी बात होगी तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो पार्लियामेंट हो गया आपका, ठीक है, एक तो जुडिशरी हो गया और मीडिया, इन तीन के बारे में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई पॉइंट आए, जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर इंस्टीट्यूशंस की बात आए तो हमेशा इन तीन को हमेशा कवर करना है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, ठीक है, इनको जरूर कवर करिए। तो पार्लियामेंट के क्या रोल है, ठीक है, डिफिकल्ट होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ये हो गया आपका इम्पैक्ट, एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट जो है, ठीक है। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी, जैसे पॉलिसी जो मेकिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ हो जाता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर पाना मुश्किल हो जाता है जब प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल, मतलब उस पोस्ट का कंट्रोल जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा जुडिशरी में मेन क्या है कि जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर जज हैज डेट द कंसर्न, इसमें तो एनजेसी को तो वो कर दिया था, वो तो पावर तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इंटरफेरेंस आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट आप इंटरफेरेंस का लिखिएगा, ना कि ये लिखना है उसमें। इसके बाद मीडिया क्लोज में ले तो एलिगेशन ऑफ बायर एंड सेंसरशिप, ये आप जानते ही हैं कि जब मीडिया और उस पोस्ट का जब इंक्रीजिंग रोल बढ़ेगा तो मीडिया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बायस हो जाएगा, और फिर जब बायस हो जाएगा तो फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक तरीके से बायस्ड आएगी। जब बायस्ड इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर आप वन साइड ऑफ द कॉइन देखेंगे, तो वो आप इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं। बाकी सिविल सर्विसेज का है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है, वो भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि फिर जो सिविल सर्विसेज है या वो इंस्टीट्यूशन क्या है, वो अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब वो नहीं कर पाता है तो उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, पुअर, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज है ये भी किससे डायरेक्टिव होने लगता है, पीएमओ के डायरेक्टिव से। तो ये तीन को आप दिखाएं, जनरली सिविल सर्विसेज का क्लिक नहीं करता है दिमाग में, ठीक है। अगर पहले से आपने किया हुआ क्वेश्चन तो क्लिक करेगा, अदरवाइज अगर इन केस आपको आपने पहले किया तो आएगा, लेकिन रैंडम क्वेश्चन आया तो फिर आपको तीन इंस्टीट्यूशन तो लिखना ही लिखना है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया, ये लिख के फिर कंक्लूजन आप लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में जब कंक्लूजन लिखेंगे तो आप ये जो पोस्ट है उसकी इम्पोर्टेंस को मेंशन करते हुए, ठीक है, कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसको लेते हुए आप लिखेंगे, ठीक है, कि जब स्ट्रॉन्ग डिसिसिव प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो दैट कैन प्रोवाइड द इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, एंड डेराइव पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसी में आप लिख देंगे देयर इज ए नीड टू बैलेंस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी along with the institutional safeguard, accountability mechanism, ठीक है, and democratic principles, ठीक है, so that the concentration of power, the negative aspect can be eliminated, and the role of the prime minister can be
role and power of the prime minister can be used in responsible manner and for the interest of the नेशन। ठीक है, ये आप इसमें इस तरीके से करके लिख सकते हैं, या फिर इसमें नेशन के बजाय अगर आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, ये आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी कंक्लूजन इसका बनेगा, ट्रिकी इन द सेंस कि इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को डालते हुए लिखना है। तो ऊपर के पॉइंट में मैंने बता दिए पॉइंट, एग्जांपल जैसे 5 है तो उसमें 3 आ गए आपके, निगेटिव में भी 5 पॉइंट हैं तो 2 में 4 हैं तो 2 में आ गए, इम्पैक्ट का भी पार्ट है तो उसमें भी आपने एक एक पॉइंट लिख दिया। कंक्लूजन आपका ये जो बताया, जहाँ पे आप जो ऊपर आपने पॉइंट लिखा है पॉजिटिव का उसको लेंगे, साथ में जो निगेटिव लिखा है उसको ख़त्म करके, और जो इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, वो आप लिखेंगे, तब ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका कंक्लूजन तुरंत बना पाना एग्ज़ाम में थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि जो दूसरा एस्पेक्ट पूछा है और उसको क्लब करके कंक्लूजन बनाना थोड़ा सा उस समय मेरे ख्याल से ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन अब इस तरीके से क्वेश्चन जो इसमें 12 मार्कर जो क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस में, वो अच्छे क्वेश्चन, मतलब उनका लेवल यूपीएससी से के एट पार दिखा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, फिर जो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए 12 मार्कर में, वो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। यूपीएससी के लेवल, यूपीएससी में भी पॉलिटी से रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जब भी कन्वेंशनल या स्टैटिक पोर्शन से थोड़े से आते हैं जुड़े हुए। ठीक है, तो उनकी क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे, तो वो लेवल का, इसलिए हम लोग जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो इससे क्या है, आइडिया मिल जाएगा हमको कि अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे भी हमें किस तरीके से कंक्लूजन बना लेना है। ठीक है, वहाँ पे लास्ट टाइम पे। और इसके बाद हम लोग अब आगे का करेंगे, 2023 का ख़त्म होने के बाद हम लोग 2022 के PYQ करेंगे, देन 2021, ऐसे मतलब इस तरीके से बैकवर्ड हम लोग जाके और फिर अपना पॉलिटी ख़त्म करेंगे। देन दूसरा सेक्शन है सोशल, ये ख़त्म करेंगे जो भी वेलफेयर से रिलेटेड है, एंड देन IR करेंगे। ठीक है, अदरवाइज IR बाद में कर लेंगे, या तो GS1 का कुछ कर लेंगे, या GS3 का कर लेंगे, या GS4 का कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन सेक्शन वाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप इसको वीडियो को फॉरवर्ड भी करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF जैसे 2023 का